सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में तीसरा पाठ है बस की यात्रा, जो कहानी विधा में है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इससे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता पढ़ी थी और उसके बाद हमने दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ा था और आज ये तीसरा पाठ है बस की यात्रा। तो इसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में जमानी गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का संपादन किया था और जो बाद में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, साहित्यिक संसार में अपना बहुत महत्व रखती है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। व्यंग्य यानी अपनी बात को हंसी मजाक के लहजे में, हास्य व्यंग्य के लहजे में कहना, उसमें ये अग्रणीय हैं। उनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, दूसरा है जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास विधा में रानी नागफनी की कहानी, दूसरा है तट की खोज। फिर इनके निबंध संग्रह हैं। पहला है तब की बात और थी, दूसरा भूत के पांव पीछे, तीसरा बेईमानी की परत, चौथा पगडंडियों का जमाना, पांचवा सदाचार का ताबीज और छठा है शिकायत मुझे भी है और सातवां निबंध संग्रह इनका। और अंत में और इनकी कुछ व्यंग्य रचनाएं भी हैं। व्यंग्य संग्रह है वैष्णव की फिसलन, दूसरा है तिरछी रेखाएं, तीसरा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये मैंने पढ़ा है, अच्छा है। चौथा है विकलांग श्रद्धा का दौर। भारतीय ये थे इनकी हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं थी। अब इनके बारे में, हरिशंकर परसाई जी के बारे में, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार और अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। यानी शोषण के विरुद्ध उन्होंने लिखा है। किसके बारे में? पाखंड के बारे में लिखा है, भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है, अंतर्विरोध और बेईमानी आदि पर उनके व्यंग्य लेख हैं, उन्होंने इन पे लिखा है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग, मतलब केवल इनमें हंसी मजाक ही नहीं है, एक ये संदेश भी देते हैं। और जो जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, पाखंड है, भ्रष्टाचार है, अंतर्विरोध है, बेईमानी है, इन पर भी उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता और बढ़ जाती है, यानी उनकी व्यंग्य में और जान आ जाती है। लेखक, अब इस पाठ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेखक और उसके 5 मित्र। लेखक हैं और उनके 5 मित्र। वो जबलपुर उन्हें पहुंचना होता है किसी काम से। कहाँ?
जबलपुर उन्हें पहुंचना होता है किसी काम से, तो वो उन सभी पांचों मित्रों ने, उनके जो 5 मित्र उन्होंने तय किया कि वे शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाएंगे। शाम 4 बजे की बस से। कहाँ जाएंगे? पन्ना जाएंगे। वहां से इस कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। पन्ना से सतना के लिए बस मिलती है। और कितने देर बाद मिलती है? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मिलती है। और ये बस है जो सतना से जबलपुर के लिए ट्रेन मिला देती है। दो लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया। यद्यपि समझदार लोगों ने शाम की बस से सफर करने के लिए मना किया। दो लोगों को जबलपुर पहुंचना था सुबह, तो उन्होंने बस से यात्रा करने का निर्णय किया, लेकिन समझदार लोगों ने बस से यात्रा करने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि बस में खतरा भी है और बस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने गंतव्य पे, अपनी मंजिल पे सही तरीके से और आसानी से पहुंचा सके। पर वे माने नहीं। वह बस बहुत बूढ़ी थी, अर्थात पुरानी थी। बूढ़ी का मतलब है बहुत पुरानी थी, खटारा हो चुकी थी। उन लोगों को लगा कि यह बस तो पूजा के योग्य है, क्योंकि वृद्ध स्त्री भी क्या होती है? पूजा के योग्य होती है, क्योंकि इसकी दशा वृद्धा स्त्री के समान थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस है, भली प्रकार चलती है। बस कंपनी के हिस्सेदार ने क्या बताया कि बस अच्छी तरीके से चलती है। बस क्या है? अच्छे तरीके से चलती है, क्योंकि बस के हिस्सेदार को तो अपना लाभ कमाना था, इसलिए वो झूठ बोल रहा था। डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस अनुभवी है और हमें बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी। लेखक के मित्र हैं, लेखक के मित्र डॉक्टर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बस बूढ़ी है और हमें अपने बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोगों ने ऐसा भाव प्रकट किया कि मानो वे उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा यानी वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं ये बस इन लोगों को मंजिल पे पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। तो जैसे हम किसी को अंतिम विदा देने आते हैं, वैसे ही लोग लेखक और उसके मित्रों को अंतिम विदा देने आए थे। खैर, बस का इंजन स्टार्ट हो गया, यानी शुरू हो गया। बस के अधिकांश शीशे टूटे हुए थे। शीशे कैसे थे? शीशे टूटे हुए थे। बस के शीशे टूटे हुए थे। उन लोगों को लगा कि इंजन उनकी सीट के नीचे है। वैसे बस के सभी हिस्से एक दूसरे
से असहयोग कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके पुर्जे भी ठीक नहीं थे। एकाएक बस रुक गई, पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस क्यों रुक गई? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई। बस का ड्राइवर बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे नली से इंजन में पहुंचाने लगा। अब जब वो टंकी फूट ही गई थी तो वो बस का ड्राइवर भी पागलों जैसी हरकत कर रहा था कि टंकी से बाल्टी से पेट्रोल निकालकर वापस टंकी में डाल रहा था। जब टंकी फूटी हुई है तो उसमें पेट्रोल रुकेगा कहाँ से? लेखक को अब बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उसे डर लगने लगा कि बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। लेखक को अब बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि बस का कोई भी हिस्सा किसी पेड़ से टकरा जाएगा। बस फिर रुक गई। उसका इंजन खोलकर ठीक किया गया तो वह बहुत धीमी रफ्तार से चलने लगी। बस पुलिया पर पहुंची तो उसका एक टायर फट गया। पुलिया पर बस पहुंचते ही क्या हो गया? टायर फट गया। अगर वो बस स्पीड में होती, तेज गति से होती तो बस खाई में जा गिरती, पुलिया के नीचे जा गिरती। वह तो बस की स्पीड कम थी, अन्यथा वह नाले में जा गिरती। लेखक बस को श्रद्धा भाव से देखने लगा। काफी देर तक एक पुराना घिसा हुआ टायर लगाया गया, तब वह कहीं चली। लेखक ने समय पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक ने उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? बस की हालत देखकर, बस की खस्ता हालत देखकर लेखक ने उम्मीद छोड़ दी थी कि बस हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी या नहीं। अब तो हंसी मजाक चालू हो गया। बस को देखकर अब प्रश्न बनता है कि बस को देखकर लोगों में श्रद्धा भाव क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि जैसे एक बुढ़ी महिला होती है उसके प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं, तो ऐसे ही बस के प्रति भी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। ये बात व्यंग्य में कही गई है, वास्तव में श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। बस सफर के योग्य नहीं थी और उसका कुछ नहीं पता था कि वो कब किसी पेड़ से टकरा जाए। कैसे कहा जा सकता है कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी? क्योंकि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। 8-10 मील चलने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई हो, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। लेखक का भेदभाव मिट गया था। यह पता ही नहीं चल रहा था कि लेखक सीट पर बैठा है, सीट लेखक पर बैठी है। पुलिया पर पहुंचते क्या हुआ? बस का टायर फट गया। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार के प्रति कैसे विचार व्यक्त करता है? लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार की त्याग भावना को देखता है। वह साहसी है और फिर भी उसे लगता है कि ये बस चल पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे निमित्त यानी कारण, गोता यानी डुबकी लगाना, इत्तेफाक यानी संयोग, और बियाबान यानी जंगल जो बहुत सुनसान होता है। अंत्येष्टि का मतलब है मृतक्रम, दाह यानी जलाना। प्रयाण यानी प्रस्थान करना।
बेताबी यानी बेचैनी। और 2-3 शब्द आए हैं, वयोवृद्ध यानी आयु में बूढ़े व्यक्ति, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे की अवस्था। तो विद्यार्थियों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। सभी विद्यार्थी पाठ को पहले पढ़ेंगे, बताए गए लिंक के अनुसार उस लिंक पे जाएंगे और अपने पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ पर जाकर तीसरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। पाठ बहुत ही रोचक ढंग से है और बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया पाठ है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। और पाठ को पढ़कर पुनः इस वीडियो को देखना है और समझना है। इसके बाद हम आगे के वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और वास्तव में हमें ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई विद्यार्थी अगर किसी कठिनाई का अनुभव करता है तो आप निसंकोच बेशक आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपना गृह कार्य व अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे और बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे।